नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव संपन्न हुए, जिसमें वहां की आवाम ने जोशो खरोश के साथ अपनी भागीदारी निभाई। पहली बार हुए जिला विकास परिषद चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 75 सीटों पर जीत हासिल करके अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके अलावा 7 दलों के गुपकार गठबंधन को 100 से ज्यादा सीटें हासिल हुईं। 280 सीटों में से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 सीटें जीतकर वो दूसरे स्थान पर रही, जबकि 50 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार कामयाब रहे। वहीं महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 27 सीटें उसे हासिल हुई। कांग्रेस को 26 सीटों पर सफलता मिली। 280 सीटों पर ये चुनाव 8 चरणों में संपन्न कराए गए। डीडीसी के ये चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक भी रहे। 1947 के बाद पहली बार पश्चिमी पाकिस्तानी रिफ्यूजी और वाल्मीकि समुदाय को चुनावों में वोट डालने का अधिकार मिला। आर्टिकल 370 हटने के बाद इन्हें पहली बार वोटिंग का अधिकार दिया गया है। और अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए डीडीसी चुनावों में करीब 52% वोटिंग दर्ज की गई, जो कि ये दर्शाता है कि लोकतंत्र में लोगों की आस्था गहरी है और आतंक और कट्टरवाद से परे वो विकास और अमन चाहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल के हटने के बाद जो ये पहले चुनाव हुए हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, इस पर और ज़्यादा विस्तार से बातचीत करने के लिए, इन चुनावों के नतीजों उससे मिले संकेत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल केतकर जी हैं, संपादक हैं ऑर्गेनाइजर के। स्वागत है सर आपका। साथ ही प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, आर्टिकल 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव, क्या संकेत मिले हैं इन चुनावों से? देखिए, बहुत बार हम इस नरेशन में चले जाते हैं कि 370 हट गया। 370 हट गया मतलब क्या हुआ? तो भारत का संविधान पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के सारी भूमि पर लागू हो गया, सारे लोगों पर सारे कानून लागू हो गए। 370 उसमें एक बाधा बनी हुई थी, वो बाधा हट गई जी। मैं मानता हूं कि डीडीसी के चुनाव सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन के साथ होना, देखिए हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि लोकसभा के चुनाव में भी कभी 6% के, कभी 20% के एमपी बनकर फारूक अब्दुल्ला आए हैं दिल्ली में जी। ऐसे में कोविड के समय में 52% तक ये कुल मिलाकर वोट जाना जी, ये अपने आप में भारत के लोकतंत्र की, भारत के संविधान के स्पिरिट की एक बड़ी विजय के रूप में हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी तरफ इन लोगों को जो अभी तक इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जम्मू कश्मीर की जनता को दूर रखने का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए भी ये बड़ा मैसेज है। इसी कारण से पंचायत चुनाव और ब्लॉक लेवल के चुनाव बॉयकॉट करने के बाद डीडीसी के चुनाव में गुपकार अलायंस के रूप में उनको उतरना पड़ा जी। ये दिखाता है कि लोगों का लोकतंत्र के प्रति जो विश्वास है, उसके कारण जो नेसेयर्स अंग्रेजी में जिसको कहते हैं नकारात्मक मानसिकता सोच रखने वाले, जो ये कह रहे थे कि कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, खून की नदियां बह जाएंगी, तो उनको लोगों ने करारा जवाब दे दिया है। और मुझे लगता है कि ये जवाब पाकिस्तान के लिए भी है, जो पूरे विश्व में एक प्रोपेगेंडा करते हुए घूमता है कि जैसे मानो जम्मू कश्मीर का हिस्सा गैर कानूनी तरीके से कुछ पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर लिया जैसे, लेकिन वो दिखाता पूरे विश्व में ऐसे है कि मान लो जबरदस्ती भारत जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में रख रहा है जी। तो उसको भी और उसके प्रोपेगेंडा को भी ये जवाब है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये होता है जी। जो कभी भी, जिसको आपने आजाद कश्मीर कहा, वहां पे कभी भी गुलाम कश्मीर कैसे बनाया हमने रिसेंटली देखा, गिलगित बाल्टिस्तान में देखा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन के साथ जो होता है वो कैसे होता है, उसका एक नमूना हमने पूरे विश्व को दिखा दिया। ये भी भारत के लोगों का एक बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, तो इन चुनावों ने कई मैसेजेस दिए हैं जो कि उत्साहवर्धक हैं, साथ ही काफी सकारात्मक। प्रदीप जी, चुनावों से मिले संकेतों की हम बात कर रहे थे। 52% वोटिंग होना कोरोना काल में, और जहां पर
आतंक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, लेकिन लोगों ने इन सबसे परे इतनी बड़ी तादाद में निकलकर वोटिंग की है। एक अच्छा खासा परसेंटेज जो है वो वोटिंग परसेंट देखने को मिला। ये क्या दर्शाता है इन चुनावों में? देखिए अमृता जी, बात आपकी सही है कि इस 52% के करीब पोलिंग होना, विपरीत मौसम में लोगों का निकल के आना, जी। कोविड की महामारी चल रही है उसके बीच में आना और आतंकवाद का जो खौफ है उसके बावजूद लोगों का निकल कर आना और उत्साहपूर्वक मतदान में भाग लेना। जी। लेकिन इससे बड़ी बात मेरी नजर में यह है कि 5 अगस्त 2019 को जब संसद में अनुच्छेद 370 और 35A को निष्प्रभावी करने के लिए प्रस्ताव पास हुआ, तब से एक नैरेटिव लगातार चलाया जा रहा था। वो ये जो गुपकार गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं उनमें भी, और उसके अलावा जो भी भाजपा विरोधी है, पूरा लगभग विपक्ष, कुछ अपवाद को छोड़ दें छोटे मोटे, तो सब चला रहे थे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम चलाई जा रही थी कि फौज के बल पर जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित की गई। जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर मौका मिले, उनको अभिव्यक्ति की आजादी मिले, तो वो केंद्र सरकार के इस कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर निकल आएंगे। फिर सड़क पर हिंसा होगी, लोग विरोध करेंगे कि जम्मू कश्मीर का आवाम केंद्र सरकार के इस फैसले के साथ नहीं। गुपकार गठबंधन के जो लोग जब ये रिहा हुए डिटेंशन से, और उसके बाद इन्होंने पहले घोषणा की कि हम चुनाव का बायकॉट करेंगे, जब तक पुरानी स्थिति बहाल नहीं होती तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उनको समझ में आ गया कि ये उनको महंगा पड़ सकता है। तो जम्मू कश्मीर के आवाम के सामने एक बड़ा स्पष्ट रास्ता था कि अगर वो केंद्र की बात से सहमत नहीं थे, केंद्र के फैसले से सहमत नहीं थे, तो वो वोट देने के लिए नहीं निकलते। अपना विरोध वो जाहिर कर सकते थे कि हम केंद्र सरकार ने जो फैसला किया उसके विरोध में मतदान का बहिष्कार करते हैं, मतदान के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन उसके विपरीत मतदान में शामिल होकर उन्होंने इस बात को, इस धारणा को और सरकार के इस दावे को पुष्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो केंद्र सरकार के फैसले के पूरी तरह साथ। जी बिल्कुल। ये भारत के लिए, और जो हमारा नेशनल नैरेटिव है, जो केंद्र सरकार का दावा था, उसको इससे ज्यादा अच्छी तरह से कोई बात पुष्ट नहीं कर सकती। देखिए, डेमोक्रेसी में लोगों की वर्डिक्ट, लोगों की जो है जो अभिव्यक्ति है, उससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। तो एक तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि ये हुई कि ये बहस अब समाप्त हो जानी चाहिए कि कश्मीर के लोग इस परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसका जवाब कश्मीर के लोगों ने खुद दिया है, इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग परसेंटेज देके और उत्साह के साथ इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में का हिस्सा बनकर। प्रफुल्ल जी, आपका रुख करना चाहूंगी, अगर हम चुनावी नतीजों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है 75 सीटों के साथ। इस कामयाबी को आप कैसे देखते हैं बीजेपी के लिए? देखिए, ये ऐतिहासिक 2 महीनों में है। एक भारतीय जनता पार्टी का ये, जैसे मान लो कि स्थापना के समय से सबसे क्रिटिकल एजेंडा रहा। जी। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि किसी राजनीतिक दल के संस्थापक अध्यक्ष ने एक विषय के लिए पूरी अपनी जान लगा दी और उसके लिए बलिदान दिया। तो मुझे लगता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो एक आंदोलन के रूप में जम्मू कश्मीर का विषय, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, इस घोषणा के साथ शुरू किया था, उसका मुझे लगता है कल्मिनेशन पॉइंट पिछली बार 5 अगस्त को आया और ये डीडीसी चुनाव एक तरीके से उस पर मोहर लग गई है। जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात भाजपा के लिए ये भी है कि ये जो गुपकार अलायंस कह रहा था कि कश्मीर में कोई झंडा उठाने वाला भारत का नहीं रहेगा, कश्मीर में केवल जम्मू और लद्दाख रीजन में नहीं, कश्मीर वैली में भी बहुत सारी ताकतें हैं और जिनको यदि वॉइस मिले, जिनको विकास की प्रक्रिया में सहभागिता मिले, तो वो भारत के साथ बड़े अभिमान के साथ खड़े रहने को तैयार है। जी। वैली में 3 सीटें मिलना बीजेपी को, ये अपने आप में, और बहुत सारी, लगभग मेरे जानकारी के हिसाब से 36 या 37 सीटें ऐसी है जहां पे बीजेपी आइदर 2 नंबर पे है या बीजेपी के समर्थित कोई ना कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां पर चुनकर आए हैं।
ये अपने आप में एक मैसेज है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ये किसी भी विषय को कितना भी गंभीर हो उसको सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है। और इसलिए मैं मानता हूं कि इसको केवल किसी दल की हार या जीत के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये मैं मानता हूं कि बैलेट्स की बुलेट्स पर विजय है। ये लोकतंत्र की प्रक्रिया की आतंकवादी विचार और अलगाववादी सोच पर विजय है। आप एक बात को समझिए अमृता जी, मैं और दर्शकों को जानबूझकर जाना चाहता हूं कि कुछ कुनबों का एक तरह से 370 के नाम पर वैली पर राज रहा और एक तरीके से उन्होंने जम्मू और लद्दाख को पूरी तरह से विकास की प्रक्रिया से दूर रखा। अब ये क्या स्थिति आ गई है, मैं क्यों उसको लोकतंत्र की जीत कह रहा हूं। एक डीडीसी के जो वार्ड बने हैं, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 3 से 4 वार्ड है। अब अगली बार जब भी परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट जब यूनियन टेरिटरी की असेंबली बनेगी तो उसके आधार पर जब चुनाव होंगे तो ये डीडीसी से आई हुई एक नई लीडरशिप हमको मिलेगी, देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर में जिनका ये एक तरीके से एक प्रभाव अपना परिवारवाद का जमा के रखा था, सत्ता संसाधन दोनों पर अपने नियंत्रण बना के रखे थे। अब सामान्य लोग उस विकास की प्रक्रिया में और सत्ता की इसमें भागीदारी लेने लगेंगे। एक क्षेत्र से जो 3-4 एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-4 दावेदार होंगे, उसके सिवा जो नंबर 2 पर है जिनको लगा कि भाई मैं थोड़े से इससे रह गया, वो भी एक तरीके से, तो एक तरह के लोगों के एस्पिरेशंस को पार्टिसिपेशन के थ्रू इस सारी प्रक्रिया ने जगा करके दी है। इस संदर्भ में राजनीतिक विश्लेषण में दलों की किसने हारा किसने जीता इस पर नहीं जा रहा हूं। इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक बड़ी जीत निश्चित रूप से इन डीडीसी चुनाव के द्वारा हुई है। बिल्कुल, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की यह जीत है। प्रदीप जी, मेरा अगला सवाल आपसे, निर्दलीय उम्मीदवारों की अगर हम संख्या की बात करें तो 50 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। ये क्या दर्शाता है? क्या जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, वो अब नए विकल्प तलाश रही है? क्योंकि जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको जनता ने एक तरीके से नकारा है। बिल्कुल ठीक शब्द का आपने इस्तेमाल किया, नया विकल्प। दरअसल ये डीडीसी के चुनाव जम्मू कश्मीर की राजनीति के कायाकल्प की शुरुआत है। देखिए, पुराना जो ढांचा है वो बहुत जल्दी नहीं हटता, उसको थोड़ा समय लगता है। इस चुनाव में वो कदम लोगों ने उठा लिया है। वो जम्मू कश्मीर की राजनीति को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। जो प्रफुल्ल जी कह रहे थे कि नई लीडरशिप आएगी, एक असेंबली में 3-4 डीडीसी के सदस्य होंगे, बिल्कुल सही बात है कि देखिए नए लोग आएंगे, नया नेतृत्व आएगा जिनके पास हिस्ट्री का कोई बैगेज नहीं होगा। वो किसी परिवार से आए हुए लोग नहीं होंगे, वो किसी एंटाइटलमेंट वाले नहीं होंगे। एक बात। दूसरी बात, देखिए परिवर्तन जो है वो हार जीत में थोड़ा सा नीचे जाए। वो कहते हैं ना कि जो डिटेल्स है उसमें ज्यादा चीजें स्पष्ट होती हैं। वो ये कि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को जो कुल वोट मिले हैं वो लगभग 4 जितने वोट मिले हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, इन तीनों के वोट जोड़ दें उससे भी 8,500-9 हजार वोट ज्यादा मिले। ये दर्शाता है, ये और इंडिपेंडेंस का जीतना, ये 2 ऐसे संकेतक हैं जो बताते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में लोग बड़ा बदलाव चाहते हैं। जिन लोगों को अभी वो चुन रहे थे, जिनको सत्ता में बिठा रहे थे, उनसे वो उब चुके हैं। लेकिन अगला कदम जो होगा, जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो आपको ये परिवर्तन एकदम से बहुत बड़ा दिखाई देगा। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर में एक हाशिए की पार्टी थी, मेन स्ट्रीम की पार्टी नहीं थी। मेन स्ट्रीम की पार्टियां वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस थी। उस बीजेपी को हराने के लिए 6 पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ा, और इकट्ठा होने के बाद भी इन 6 पार्टियों में से कोई बीजेपी से बड़ी पार्टी नहीं बन पाई।
तो ये जो संकेत हैं, ये जो तथ्य हैं, ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर नए बदलाव के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है ये डीडीसी चुनाव से कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में फर्क आएगा। ये जो चुनाव हुए हैं, हम जिले के स्तर पर तय करेंगे कि हमारे जिले में डेवलपमेंट की कौन सी जरूरत है, कौन सा काम होना चाहिए, उसके लिए कितना पैसा खर्च किया जाना चाहिए और किस तरह किया जाना चाहिए। तो ये जो परिवर्तन आएगा, ये जो डीडीसी चलेगी साल 2 साल, उसके बाद जब भी चुनाव होंगे विधानसभा के, तो वो विकास जो जमीन पर दिखाई देगा, उसका असर आपको राजनीति में दिखाई देगा। बिल्कुल। और राजनीति को वही बदलेगा। लोगों की आकांक्षा ही परिवर्तन लाती है। प्रफुल्ल जी, यहाँ पर ये समझना भी बेहद जरूरी है कि जो ये लोगों की जो संकेत मिले हैं, जो परिवर्तन अपने नतीजों के माध्यम से, वोटों के रुझान के माध्यम से जम्मू कश्मीर के आवाम ने दिखाया है, समझना ज़रूरी है कि जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, क्या मुख्य वजह रही कि लोग अब उन्हें नकार चुके हैं? देखिए, ऐसा है कि पहले वो स्वीकार करते थे या नकारते थे, ये समझने के कोई लोकतांत्रिक पैमाने थे नहीं जी, क्योंकि जिस तरह का मैनिपुलेशन वहां के चुनाव में होता रहा। दूसरा, इन तथाकथित ये देखिए, ये वहां की एक तरह की मेन स्ट्रीम पार्टीज थी जिन्होंने कन्वीनियंटली कभी हुर्रियत का साथ देते हुए, कभी पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए, कभी जब पैसा लेना हो तो दिल्ली के साथ खड़े रहते हुए अपना दोनों क्षेत्र, और इसमें केवल अपने परिवार और अपने कुनबे का हित, इसके आगे सही मायने में जम्मू कश्मीर के लोगों तक गवर्नेंस के और डेवलपमेंट के बेनिफिट्स पहुंचाने में ये पूरी तरह से विफल रहे थे। इनके लिए 370 एक ऐसी दीवार बनी हुई थी जो वो कहते थे कि दिल्ली को पहुंचना है तो वो हमसे ही पार होके जाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के किसी भी व्यक्ति तक किसी भी योजना को कैसे भी पहुंचना है तो हमसे पार होकर जाना पड़ेगा। हम तय करेंगे उसमें से कितना अपने लिए रखना है, उसको ग्रीन सिग्नल देना है या नहीं देना है। पंचायती राज की व्यवस्था इसी कारण से वहां पे कभी भी सुदृढ़ नहीं हो पाई। पूरी तरह से पंचायती राज की व्यवस्था का कभी भी ये लागू नहीं हुआ। आपने जैसे कहा, गोरखास थे, वाल्मीकि थे, वेस्ट पाक रेफ्यूजीज थे, वो लोकसभा के लिए वोट करते थे, लेकिन स्थानिक निर्णय प्रक्रिया में उनकी कोई सहभागिता नहीं थी। अब सारा जो चित्र बदला है वो उनको ये मैसेज है कि अब ये दीवार गिर चुकी है। अब दिल्ली का रास्ता जो है वो श्रीनगर के गुपकार रोड से होकर नहीं गुजरता जी। अब दिल्ली का रास्ता जो है वो सारे रास्ते विकास के खुल चुके हैं और सीधे जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक तक विकास की गंगा, सिंधु, झेलम, सतलज, रावी सब पहुंचने के मार्ग खुले हो चुके हैं। ये क्लियर कट मैसेज है। और मैंने जैसे कहा कि ये केवल अल्टरनेट नहीं ढूंढ रहा है। ये देखिए, सामान्यता वैसे भी आप बाकी देश में भी देखोगे तो जो स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं उसमें इंडिपेंडेंट्स की संख्या बहुत बड़ी होती है, क्योंकि ये चुनाव जो है वो कम मतदार संख्या वाले वार्ड होते हैं। ऐसे में पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, पर्सनल क्रेडिबिलिटी, लोगों का किस पर विश्वास है, ये बातें जो है वो ज्यादा मायने रखती है। मुझे लगता है कि पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मौका मिला कि वो अपनी एस्पिरेशंस के हिसाब से सही में जिनकी क्रेडिबिलिटी है, इसलिए इस चुनाव की सबसे बड़ी यदि कोई हमारे लिए संदेश है, बड़ा कोई यदि मैसेज है तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। भारत के लोकतंत्र के ताकत के आधार पर पूरी दुनिया को, जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने जिस तरह से चाहा उसी तरीके से आपके प्रतिनिधि चुने गए हैं। ये फ्री एंड फेयर और शांतिपूर्ण इलेक्शन का, पीसफुल इलेक्शन का एक तरीके से मॉडल हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखा है, जिसके साथ वो निश्चित रूप से खड़े होंगे और अलगाववाद की भाषा करने वाले सब लोगों के मुंह पर ये एक करारा तमाचा है।
बिल्कुल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। प्रदीप जी, निश्चित रूप से एक बड़ी बात ये भी रही कि जो संवेदनशील इलाके थे वहां पर भी 8 चरणों के इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में हिंसा की कोई भी घटना जो है वो सामने नहीं आई। इसे आप कैसे बताएंगे? देखिए, डेमोक्रेसी में जब लोग उठकर खड़े होते हैं, जब जनता खड़ी होती है, तो वो आतंकवाद हो, हिंसा हो, किसी किसी राजनीतिक दल का आतंक हो, किसी सरकार का आतंक हो, वो सब पीछे हट जाते हैं। तो इस चुनाव में लोगों को ये भरोसा हुआ कि ये चुनाव फ्री एंड फेयर होने जा रहा है। जी। वो जो उनकी आस्था उठ गई थी कि ये चुनाव हम वोट देते हैं किसी को, लेकिन जीतता कोई और है, सरकार कोई और चलाता है, हमसे कुछ पूछा नहीं जाता, हमारी जरूरतों के बारे में कोई बात नहीं होती है। जी। तो ये जो विश्वास जगा है पिछले 1.5 साल में लोगों के मन में कि बदलाव आ रहा है और उस बदलाव के हम भागीदार हैं। जी। ऐसा नहीं बाहर से कोई एजेंसी बदलाव लेकर आई है और वो ले आके प्रस्तुत कर दिया है। उनको लग रहा है कि इस बदलाव में हमारी भूमिका है और हमारी सबसे बड़ी भूमिका है। जी। इस वजह से लोगों को आप देखिए निकल कर जिस तरह से लोग आए हैं, हम्म। वो कोई सामान्य बात नहीं है। खासतौर से जाहिर जम्मू कश्मीर में और खास घाटी में बात करें आप, जी। जिस तरह से मतदान हुआ है, वो एक अभूतपूर्व है। तो ये संकेत जो है लोगों के मन में जब भरोसा हो जाता है जनतंत्र के प्रति, जनतांत्रिक संस्थाओं के प्रति, उनको ये भरोसा हो गया कि सुरक्षा बल हमारी सुरक्षा के लिए है और इलेक्शन कमीशन जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए खड़ा है। तो उनको लगा कि ये अब हमारी भागीदारी का समय है, हमें अपनी अपनी भूमिका जो है वो निभानी चाहिए। तो इसका मैसेज जो है वो निश्चित रूप से ये जो गुपकार गुट के लोग हैं, जो इस तरह की अलगाववाद की राजनीति चला रहे थे, जो पहले मांग करते थे कि 53 से पहले की स्थिति बहाल करो, अब उनकी मांग है कि 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल करो। जी। उनको जो है वो नहीं चाहिए। उनको एक एंटाइटलमेंट चाहिए। उन्होंने ये मान लिया है कि ये हमारा सूबा, ये हमारी सल्तनत है, इस पर राज करने का सिर्फ हमें अधिकार है। और जनता ने इस बार बताया है कि ये शुरुआत है, आप या तो बदल जाइए या संभल जाइए, नहीं तो हम आपको हटा देंगे। तो बिल्कुल। ये अगर मैसेज उनको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएंगे, नई लीडरशिप आएगी, नया कश्मीर बनेगा, लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और एक नई सुबह होगी जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल, एक नई सुबह के इंतजार में जम्मू कश्मीर की आवाम। प्रफुल्ल जी, क्या ये जो चुनावी नतीजे हैं, जो लोगों का रुझान है, वो केंद्र की विकासवादी सोच पर भी एक मोहर है? जी बिल्कुल। देखिए, पिछले वर्ष भर में अनेक ऐसे कानून लागू हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे सारी स्कीमें जम्मू कश्मीर तक पहुंची, हमने बहुत सारा डेवलपमेंट का एक नया रास्ता बनते हुए देखा। और जब अब खास करके पावर सप्लाई को लेकर, इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर एक बहुत बड़ी जम्मू कश्मीर ने ली है, रोड कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ा अभियान जम्मू कश्मीर में चल पड़ा है। इवन बॉर्डर एरियाज में भी अब अच्छा खासा डेवलपमेंट का स्पीड ये सबको दिख रहा है। और जब चीजें दिखने लगती है तो लोग अपने आप ही अल्टीमेटली, मुझे ये लगता है कि इसके बाद, क्योंकि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डीडीसी चुनाव ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव, अब पॉलिटिक्स इज नॉट फ्रॉम अबोव बट पॉलिटिक्स इज फ्रॉम बिलो। तो ग्रास रूट्स के पॉलिटिक्स को जिस तरीके से एक तरीके से सींचने का काम पहले पंचायत, फिर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और फिर अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ने किया है जी। उनको चुनाव में तो ये गुपकार गैंग वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी लोगों ने वोटिंग किया था। इस बार भी लोगों ने जमकर वोटिंग किया, इनके हाँ ना, हम इसके साथ है नहीं है, 370 चाहिए, इसी मांग के आधार पर ये चुनाव में गए थे जी। तो उसको भी लोगों ने नकारा है। तो लोगों ने क्या स्वीकारा है? तो लोगों ने विकास की इस प्रक्रिया को स्वीकार किया है। और जब 1956 के बाद, ध्यान में रखिए, 1956 के बाद सही तरीके से आज तक जम्मू कश्मीर में चुनावी क्षेत्रों का बिल्कुल परिसीमन नहीं हुआ है, डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। वो अभी आने वाले समय में होगा। और उसके बाद जो यूनियन टेरिटरी के असेंबली के लिए चुनाव होंगे, मुझे लगता है उस समय हम एक नई विकास की
एजेंडा भी हम देखेंगे चुनावी प्रक्रिया में, और उसके साथ साथ एक विकास के आधार पर बनती हुई एक नई लीडरशिप भी देखेंगे। मुझे लगता है कि वही भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत का रास्ता जो है वो और प्रशस्त करेगा। बिल्कुल, इन चुनावों ने और इन नतीजों ने आने वाले समय में कई तरह के परिवर्तन के जो हैं वो संकेत दे दिए हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस सब्जेक्ट पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर की आवाम ने आर्टिकल 370 हटने के बाद जो पहला चुनाव हुआ उसमें जिस तरीके की भागीदारी निभाई, जिस तरह से लोकतंत्र में अपनी आस्था और अपना विश्वास जताया, वो सकारात्मक संदेश दे रहा है। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की जनता ने विकासवादी सोच पर अपनी मुहर लगाई। इसी के साथ फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।